बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुल्तान हस्ब मामूल अपने दरबार में बैठे अपनी रियाया के मसले सुन रहे थे। हफ्ते का वो मखसूस दिन था जिसमें सिर्फ औरतें ही सुल्तान के दरबार में अपनी फरियाद लेकर आ सकती थी। आज के दिन किसी मर्द की इजाज़त ना थी कि वो दरबार में बगैर किसी इंतहाई ज़रूरत के दाखिल हो। यही वजह थी कि इस मखसूस दिन में हर तरह की औरत सुल्तान के पास आकर अपनी मजबूरी बयान कर सकती थी। सुल्तान बेहद मसरूफ थे जब उन्होंने देखा कि एक उदेर उम्र की औरत दरबार के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई है। उसके पीछे नौजवान लड़कियों का एक जुरमर सा अंदर दाखिल हुआ। औरत ने पीछे मुड़कर बारी बारी सब लड़कियों को अपने पीछे आने का इशारा किया। इससे सुल्तान को अंदाजा हुआ कि ये औरत उन सब लड़कियों को अपने साथ लेकर आई है। ये औरत और उसके साथ आई हुई ये तमाम लड़कियां दरबार में आकर खामोशी से बैठ गई। जाहिर है कि उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना था। औरतें अपनी अपनी बारी पर आती रहीं और सुल्तान से अपने दुख दर्द सुनाती रहीं। औरतें सुल्तान पर बेहद भरोसा करती थी। आखिरकार जब उस औरत की बारी आई जो बहुत सारी लड़कियां लेकर दरबार में दाखिल हुई थी, तो सुल्तान ने उसे इशारे से आगे बुलाया। ये औरत आकर सुल्तान के सामने बैठ गई। उस वक्त दरबार में बस इक्का दुक्का औरतें ही मौजूद थीं। सुल्तान ने बगौर उस औरत का जायजा लिया। वो दरमियानी उम्र की औरत थी और दिखने में बेहद पुरकशिश थी। उसने हाथों और कानों में सोने का आला जेवर पहन रखा था जिससे उसकी ज़ाहिरी शान शौकत का अंदाजा होता था। उसका लिबास भी कीमती था, मगर एक चीज जो सुल्तान ने उस औरत के चेहरे पर वाज़े महसूस की थी, उसके चेहरे पर छाई हुई लापरवाही थी। ऐसा महसूस होता था कि वो जिंदगी के हर मामले के साथ ऐसा ही रवैया रखती है कि उसे किसी की परवाह नहीं। मगर ये सुल्तान का सिर्फ अंदाजा था। सुल्तान को लगा कि कोई औरत अपने किसी घरेलू मसले के लिए उनके पास हाजिर हुई है, मगर वो नहीं जानते थे कि ये औरत उनकी पूरी जिंदगी के ऊपर सवाल उठाने के लिए आई है। इस औरत ने आने वाले लम्हात में जो कुछ बयान किया था, सुल्तान को अपनी जात के बारे में ही शुबे में डालने वाला था। सुल्तान ने उस औरत से कहा, ए मेरी बहन, आखिर तुम क्यों आई हो और तुम्हारे साथ आने वाली ये लड़कियां तुम्हारी क्या लगती हैं? असल मुद्दा बयान करो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुल्तान की बात सुनकर उस औरत ने अपनी नजरें उठाई और सुल्तान को कहने लगी, ए सुल्तान, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दास्तान तन्हाई में सुने, क्योंकि मेरी कहानी का कुछ हिस्सा कदरे शर्मनाक है और मैं नहीं चाहती कि कोई और औरत इसे सुनकर बाहर जमाने में फैलाए। इसलिए आप दरबार में मौजूद बाकी औरतों की दास्तान सुन लें, इसके बाद मेरी बारी आएगी। सुल्तान उसकी बात सुनकर चौंक गए, मगर उन्होंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और जल्दी दरबार में मौजूद सारी खातून को रुखसत कर दिया। अब दरबार में सुल्तान और उस खातून के अलावा सिर्फ वही लड़कियां थीं जो उसके साथ आई थीं। वो सब की सब बिल्कुल खामोशी से अपनी चादरों को ढांप कर बैठी थी। अब सुल्तान ने एक बार फिर उस औरत से दरख्वास्त की कि वो उन्हें अपना मसला बताए। औरत ने अपने सर पर चादर को जमाया और झिझकते हुए कहने लगी, ये सुल्तान, मेरे साथ आने वाली ये सातों लड़कियां मेरी बेटियां हैं। मैंने अपने साथ इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये गवाह है कि मैं आज तक अपनी जिंदगी में कैसा महसूस कर रही हूँ। मेरी बात बेहद शर्मनाक है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे आपके सामने बयान करती हूँ। अब सुल्तान बुरी तरह बेचैन हो गए थे कि आखिर उस उडेर उम्र की औरत ने कौन सी शर्मनाक गलती कर दी है जो ये किसी के सामने बता भी नहीं पा रही और तन्हाई में भी बताने से ग्रेजवा है। सुल्तान ने उसे इजाजत दी और कहा, बेफिक्र होकर मुझे अपना मसला बताओ और मुझे अपना राजदार तसव्वुर करो। औरत ने कहा, ए सुल्तान, अल्लाह ने मुझे सिर्फ ये 7 बेटियां दी थीं। मुझे बेटे की बेहद ख्वाहिश थी, मगर खुदा ने मुझे बेटे से महरूम रखा। मैंने भी सब्र शुक्र से अपनी उम्र काटना शुरू कर दी, मगर अब एक अजीब मुसीबत है जो पिछले कुछ दिनों से मुझे घेरे हुए है। मैं हर रोज रात में एक अजीब ख्वाब देखती हूँ, एक ऐसा ख्वाब जिसमें मैं देखती हूँ कि एक नौजवान मर्द मेरे साथ जिना करता है और उस मर्द के साथ मेरा रिश्ता माँ और बेटे का है। हालांकि दर हकीकत में मेरा कोई बेटा नहीं। एक तो ख्वाब की नौयत अजीब है और दूसरा ख्वाब में नजर आने वाला शख्स बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही महसूस होता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा ख्वाब मुझे रोज रोज क्यों आता है। मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हूँ और मेरी वजह से मेरी बेटियां भी बहुत दुखी हैं। मेरी सेहत गिरती जा रही है और मुझे सोने से खौफ महसूस होने लगा है। खुदारा मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए कि आखिर ऐसे ख्वाब देखने का क्या मतलब है। मेरे लिए दुआ करें कि ऐसे ख्वाब आना बंद हो जाए। औरत तो अपनी बात कहकर चुप हो गई, लेकिन अब सुल्तान चुप नहीं रह सकते थे। शायद ये औरत सुल्तान को अच्छे तरीके से जानती नहीं थी, वरना कभी भी इस तरह आकर सुल्तान को अपने ख्वाब के बारे में ना बताती।
सुल्तान तो एक ऐसे बरगजीदा इंसान थे जिनके बारे में सब जानते थे कि ख्वाबों की दुनिया के राज उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो जानते थे कि ख्वाबों में नजर आने वाली चीजें किन जानिब इशारा करती हैं। खुद वो हमेशा सच्चे ख्वाब देखा करते थे। उस औरत के ख्वाब और उसकी कहानी ने सुल्तान को बुरी तरह से चौंका दिया था। सुल्तान ने गहरी नजरों से उस औरत का दोबारा से जायजा लिया। उन्हें उसके चेहरे पर झूठ की कोई परछाई नजर न आई। इसका मतलब था कि वह सच बोल रही है, लेकिन उसका ख्वाब सुल्तान को डरा रहा था। ख्वाब सुनते साथ ही सुल्तान समझ गए थे कि औरत किस मुसीबत में फंसी है। लेकिन क्या ख्वाब सच्चा था या औरत की बात? उन दोनों में फैसला करना सुल्तान के लिए बेहद मुश्किल था। अगर तो औरत का सुनाया हुआ ख्वाब सच्चा था तो सुल्तान के सामने एक अजीब मौका था। औरत भी झूठी महसूस नहीं हो रही थी, वरना सुल्तान एक लम्हे में फैसला कर देते। ख्वाब में जो इशारा सुल्तान को महसूस हो रहा था वो बेहद खतरनाक था। अचानक सुल्तान को ख्याल आया कि उस औरत के साथ आने वाली सातों लड़कियां बिल्कुल खामोश बैठी थी। उनमें से एक लड़की कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी। उसने बड़ी सी चादर से खुद को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी छुपा रखा था। सुल्तान को उस लड़की में कोई खास बात महसूस हुई। वो अपनी माँ की बात के दौरान बड़ी ही बेचैन महसूस हो रही थी, बार बार पहलू बदलती थी। जारी मंजरनामे में तो कोई बात ऐसी ना थी कि सुल्तान कोई फैसला करते। सुल्तान ने उस औरत से चंद सवालात करने का सोचा। उन्होंने औरत से कहा कि वो अपने माजी के बारे में बताए, अपने शोहर, उसका रहन सहन, सब चीजों के बारे में सुल्तान को आगाह करे। औरत यकलख्त चौंक गई। उसके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया, लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। मगर वो भूल गई कि सुल्तान बगौर उसके चेहरे का जायजा ले रहे थे। उस औरत ने सुल्तान को बताया, ए सुल्तान, मेरा शोहर अरसा दराज हुआ इंतकाल कर चुका है। उसने मुझे इन सातों बेटियों का तोहफा दिया और खुद मौत की नींद जा सोया। अब मैं और मेरी बेटियां ही एक दूसरे का वाहिद सहारा है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं। अब की बार सुल्तान ने वाज़े तौर पर महसूस किया कि उस औरत की बेटी जो खुद को मुकम्मल तौर पर ढांप कर बैठी थी, उसके वजूद में हलचल पैदा हुई। शायद उसे अपनी माँ की बात पसंद नहीं आई थी। सुल्तान को भी खुद हैरत थी कि अगर इस औरत का शोहर अरसा दराज हुआ मर चुका है और इसका कोई जरिया आमदनी भी नहीं, तो सोने के जेवरात क्या मानी रखते हैं। औरत की जारी हालत बता रही थी कि वो अच्छे खाते पीते घराने से है। एक के बाद एक सवालात सुल्तान के जहन में खलबला रहे थे, लेकिन उन्होंने जान लिया कि औरत से किसी सवाल के जवाब मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि घी को टेढ़ी उंगलियों से निकाला जाएगा। सुल्तान ने उस औरत से कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है बहन, तुम्हारा ख्वाब बेहद पेचीदा है, लेकिन तुम्हें इसकी ताबीर जानने के लिए कल के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें जल्दी महल बुलवाकर तुम्हारे मसले का हल बता दूंगा। तब तक अगर तुम ये ख्वाब दोबारा देखो तो तुम यहाँ आकर इतला कर सकती हो, मगर फिलहाल के लिए तुम अपने घर जाओ। सुल्तान की बात से औरत के चेहरे पर मायूसी फैल गई। शायद वो ये चाहती थी कि सुल्तान कोई दम दरूद करके उसके ऊपर फूंक दे, मगर वो सुल्तान को शायद सही तरीके से नहीं जानती थी। सुल्तान अक्ल और जहानत से फैसले करते थे, दम दरूद से नहीं। सुल्तान ने उस औरत को रुखसत कर दिया। जब ये औरत और इसकी बेटियां जाने के लिए उठी तो अचानक सुल्तान चौंक गए। उन्हें पता चल गया कि औरत की बेटी अपने आप को क्यों ढांपती फिर रही थी। वो हामिला थी और शायद इस कैफियत की वजह से वो बेचैन भी थी। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर ढांपने की कोशिश भी इसीलिए की थी ताकि उसका वजूद हामिला महसूस ना हो। ये जानकर सुल्तान को अफसोस सा हुआ कि उन्होंने इस खराब तबीयत में उस लड़की को इतनी देर यहाँ बैठा कर रखा। औरत अपनी बेटियों को लेकर दरबार से चली गई। सुल्तान अपने हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने गिनते हुए उस औरत और उसके ख्वाब के बारे में सोचने लगे। वो जानते थे कि या तो औरत सच कह रही है या फिर उसका ख्वाब झूठा है, और अगर उसका ख्वाब भी सच्चा है और औरत की बात भी, तो सुल्तान को अपनी पूरी जिंदगी पर एक सवालिया निशान नजर आ रहा था। सुल्तान ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे। उन्हें ख्वाब में नजर आने वाले इशारे समझ आते थे। वो जानते थे कि ख्वाब में सीधी नजर आने वाली चीज उल्टी होती है, लेकिन इस ख्वाब ने उन्हें परेशान कर दिया था। वो चाहकर भी औरत की कहानी के मुताबिक उस ख्वाब की ताबीर नहीं कर पा रहे थे। अब इसका सिर्फ एक ही हल था, आज रात का इंतजार। जो ही रात के साए गहरे हुए, सुल्तान ने अपने रोजमर्रा के काम खत्म कर लिए। खाना खाते ही उन्होंने अपना लिबास तब्दील किया। आम आदमी का बेस बदला। एक ऐसा आदमी जो कहीं दूर दराज का सफर करके यहाँ तक पहुंचा था, और उसका लिबास और चेहरा धूल मिट्टी से हटा हुआ था। मुसाफिर के हुलिये में सुल्तान उस औरत के घर जा पहुंचे जो दिन में उनके पास फरियाद लेकर आई थी। उस औरत का घर शानदार था। जिस मोहल्ले में उसकी रहायश थी, वहाँ आसपास किसी का घर भी इस कदर आलीशान नहीं था। सुल्तान को अचंभा सा हुआ।
औरत का तर्ज जिंदगी उनकी समझ से बाहर था। बगैर किसी कमाने वाले मर्द की वो एक आलीशान जिंदगी भला किस तरह गुजार पा रही थी, वो भी इस सूरत में कि जब उसके घर 7 जवान लड़कियां थीं जिनकी शादी और अखराजात की जिम्मेदारी उसकी अपनी थी। सुल्तान ने अपना हुलिया जिस तरह का बना रखा था, उसके साथ कोई कहानी जोड़ना भी जरूरी था। इसलिए सुल्तान ने दिल कड़ा करके औरत के घर का दरवाजा खटखटाया। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि एक नौजवान लड़के ने आकर दरवाजा खोला। सुल्तान उसे देखकर चौंक गए। वो तवक्को कर रहे थे कि इस घर में औरतों के अलावा कोई मौजूद ही नहीं होगा, क्योंकि औरत ने बताया था कि उसका कोई बेटा नहीं है। मगर घर से एक नौजवान लड़के का निकलना सुल्तान की तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ था। नौजवान भी दरवाजे पर एक अजनबी को देखकर चौंक गया था। उसने सुल्तान से सवाल किया, क्या बात है भाई, हम तो तुम्हें नहीं जानते, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? उसके सवाल पर सुल्तान को अंदाजा हो गया कि वो इसी घर का रहायशी है। भला किसी और को इस तरह के सवाल करने की क्या जरूरत थी? सुल्तान ने उसे कहा कि प्यारे भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकला हूँ। अब चूंकि रात का वक्त है और मेरा भूख से बुरा हाल है, तो मुझे इस पूरे इलाके में आपके घर से बेहतर कोई घर नहीं नजर आया। ज़ाहिरी हालत से तो अंदाजा होता है कि आप लोग अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, इसलिए मुझे एक वक्त का खाना देने से आपको कमी नहीं आएगी। उम्मीद है कि आप मेरे एक वक्त के खाने का बंदोबस्त कर देंगे ताकि मुझ में कुछ ताकत आ जाए और मैं अपना सफर जारी रख सकूं। सुल्तान की बात सुनकर लड़के के चेहरे पर तजबजब फैल गया, लेकिन वो दिल का अच्छा मालूम होता था। उसने गवारा न किया कि एक मुसाफिर आधी रात को उसके घर के दरवाजे से भूखा पलट जाए। उसने सुल्तान को अंदर आने का इशारा किया और कहने लगा, प्यारे भाई, तुम जरूर अंदर आ जाओ, तुम चेहरे से शरीफ मालूम होते हो। मेरे घर में खातीन है, उम्मीद है कि आप उनकी तरफ मैली नजर से नहीं देखोगे। तुम्हारे खाने और रहाइश का बंदोबस्त हम लोग कर देंगे। मुसाफिर के हुलिये में सुल्तान ने उसे यकीन दहानी करवाई कि वो बुरे किरदार का हामिल नहीं है। नौजवान मुतमिन हो गया और सुल्तान को लेकर घर के अंदरूनी जानिब बढ़ गया। अंदर दाखिल होते ही सुल्तान बुरी तरह चौंक गए। परेशान तो वो जब से यहाँ आए थे तब से ही थे कि लड़कियों वाले घर में एक नौजवान क्या कर रहा था, और इस नौजवान के बारे में तो उस औरत ने कुछ नहीं बताया था कि उनके घर में कोई लड़का भी रहता है। लेकिन अंदर का मंजर सुल्तान को चौंका देने के लिए काफी था। मकान के सहन में एक बड़े से तख्त के ऊपर वही औरत बैठी थी जो सुबह सुल्तान के दरबार में आई थी। 2 नौजवान लड़के उस औरत की टांगे दबा रहे थे। औरत के चेहरे पर रौनक थी, बजाय इसके कि वो मोहब्बत से उन नौजवानों के चेहरों की जानिब देखती जो उसकी खिदमत कर रहे थे। उनसे बेजार नजर आ रही थी। दोनों लड़के बड़ी मोहब्बत से उस औरत के पांव और टांगे दबाते बार बार उसके चेहरे की जानिब देखते थे, मगर अभी सुल्तान को देखने के लिए काफी कुछ बाकी था। सिर्फ मंजर ही नहीं, उन लोगों की आवाजों ने भी सुल्तान के दिलो दिमाग में सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि दोनों लड़के तो औरत के पांव दबा रहे थे। वो औरत को अम्मी जान कहकर मुखातिब कर रहे थे, जिससे साफ जाहिर था कि वो उस औरत के बेटे हैं। मगर दोनों अलग अलग बातें थी। दिन में ख्वाब सुनाने के लिए आने वाली औरत ने कहा था कि उसके यहाँ कोई बेटा नहीं, मगर ये 3 नौजवान लड़के आखिर कौन थे? सुल्तान के साथ अंदर आने वाले नौजवान लड़के ने भी औरत को मुखातिब करके अम्मी जान ही कहा और कहने लगा, अम्मी जान, ये एक भूखे मुसाफिर हैं जिन्हें एक वक्त का खाना दरकार है। अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसे खाना खिलाकर अपने यहाँ रिहाइश के लिए जगह दूं। लड़के की आवाज में बेहद लज्जाजत थी। लग ही नहीं रहा था कि वो एक नौजवान कड़ियल आदमी है और वो एक बूढ़ी होती हुई माँ से मुखातिब है। लग रहा था कि गुलाम है जो अपने आका से किसी चीज की इजाजत ले रहा है। औरत ने बेहद रौनक से अपना हाथ झटका और कहने लगी, तुम्हारा तो आए रोज का यही काम है, किसी न किसी को उठाकर घर ले आते हो, उसका खाना और पानी मुझ पर डाल देते हो। नफा तो तुमसे एक नहीं दिया जाता, अलबत्ता नुकसान करने के लिए तुम हर वक्त बेताब रहते हो। उससे अपनी बात मुकम्मल करके उस औरत ने अपने बेटे को इजाजत दे दी कि वो सुल्तान को खाना खिला दे। सुल्तान ने अपना बेस बदला हुआ था और नकाब से अपना चेहरा भी ढांपा हुआ था, लिहाजा औरत उसे न पहचान पाई। अगर पहचान पाती तो ये भी जान जाती कि मुसीबत उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली है। लड़के ने सुल्तान को अपने हमरा लिया और एक कमरे में बैठ गया। वहीं उसने सुल्तान को खाना पेश किया। सुल्तान न चाहते हुए भी खाना खाने लगे, क्योंकि उस लड़के ने इंतहाई चाव और मोहब्बत से सुल्तान को खाना पेश किया था। वो सुल्तान की औबक्त बिल्कुल इस तरह कर रहा था जैसे कोई इंतहाई अहम मेहमान हो। सुल्तान उसकी फितरत से बेहद मुतासिर हुए, जो एक मुसाफिर शख्स को खाना खिलाने के लिए बेताब था। सुल्तान यहाँ खाना खाने की गर्ज से तो नहीं, कुछ और ही जानने आए थे। दोनों जवान लड़के उन्होंने औरत की टांगे दबाते हुए देखे थे, जिससे उन्हें कहानी को समझने में कोई मदद नहीं मिली थी। अभी सुल्तान अपनी सोचों में गुम निवाला चबा ही रहे थे
जब उन्हें कमरे से बाहर बारीक सी आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी। वो सुल्तान के साथ बैठे हुए नौजवान लड़के को मुखातिब कर रही थी। उसके मुखातिब करने का अंदाज ऐसा था जैसे लड़कियां अपने शोहरों को मुखातिब करती हैं। उसने कहा, सुनिए, जरा बाहर आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इस आवाज को सुनकर ये लड़का चौंक गया। सुल्तान ने समझा कि लड़की अपने भाई से कुछ कहने आई है, मगर सुल्तान का दिमाग तो उस वक्त पलट गया जब लड़के ने सुल्तान से कहा, माफ कीजिएगा भाई, मेरी जोजा मुझसे कुछ कहना चाहती है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। लड़का तो उठकर बाहर चला गया, मगर सुल्तान खाना पीना भूल गए। बाहर से लड़के और उस लड़की की सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। शुभियत से सुल्तान ने अंदाजा कर लिया कि ये वही लड़की थी जो हामिला थी और सुबह उस औरत के साथ दरबार में आई थी। लड़के भी औरत को अम्मी जान कहकर बुला रहे थे, ये लड़की भी उसे अम्मी जान कह रही थी। आखिर ये बहन और भाई के निकाह का क्या मामला था? निवाला सुल्तान के हाथ से छूटकर गिर गया और वो सुन बैठे रह गए। अब उन्हें इंतजार था कि लड़का अंदर आकर उन्हें असल कहानी का बताए। जरा ही देर गुजरी थी कि लड़की चली गई और नौजवान लड़का फिर से अंदर आ गया। उसने देर से आने पर माजरत चाही, मगर सुल्तान को उसकी माजरत नहीं, जवाब चाहिए था। अब सुल्तान ने इरादा कर लिया था कि वो उस लड़के से पूछ कर रहेंगे कि आखिर ये मामा क्या है। इसलिए उन्होंने पूछा, बुरा मत मानना मेरी अजीज, ये तुम्हारा जाती मामला है, मगर मुझे खुलकर बताओ कि क्या ये तुम्हारा ससुराल है या तुम्हारा जाती घर, क्योंकि तुम और तुम्हारी जोजा दोनों ही अंदर मौजूद औरत को वालिदा की हैसियत से मुखातिब कर रहे हो। हालांकि लड़कियां अपनी सास को अम्मी जान कहा ही करती हैं, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम मेरी कश्मकश से मुझे निकालो। सुल्तान की बात सुनकर लड़के के चेहरे का रंग ही उड़ गया। कुछ देर पहले जो इस कदर मोहब्बत से सुल्तान से पेश आ रहा था, अब अचानक उसने अपना लहजा बदला। सुल्तान से कहने लगा, अजीज, ये मेरे घर का जाती मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी मत करें। बेहतर यही है कि आप खाना मुकम्मल करें और यहाँ से चले जाएं। ये मेरी माँ का घर है और मेरी बीवी भी अपनी माँ के घर में रहती है, लेकिन ये मामा क्या है ये मैं आपको नहीं समझा सकता, ना ही मुझे इसकी जरूरत है। ये कहते ही ये लड़का उठकर बाहर चला गया। अब सुल्तान पहले से ज्यादा बौखला गए। आखिर ये क्या माजरा था? उस लड़के की नीयत फितरत अचानक बदल कैसे गई? कुछ तो गड़बड़ था जो उन लोगों ने छुपा रखा था, मगर बगैर पता लगाए तो सुल्तान उन पर सख्ती नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो वो अपने असल रूप में ना थे और दूसरा सुल्तान होने की हैसियत से भी वो किसी के घर के जाती मसले से तब तक दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे जब तक कि वो उन्हें खुद न दावत दे। और औरत ने तो सुल्तान को सिर्फ अपने अजीब ख्वाब के बारे में बताया था। ख्वाब की याद आते ही सुल्तान को लड़के और लड़की दोनों का औरत को माँ कहना याद आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहन और भाई के निकाह का मामला था जिसके लिए औरत को ऐसे शर्मनाक ख्वाब आ रहे थे? लेकिन अगर ऐसा था तो सुल्तान ने ख्वाब की जो तबीर निकाली थी वो झूठी थी और खुद सुल्तान भी झूठे साबित होते थे कि वो सारी उम्र सच्चे ख्वाब देखते रहे और उन्हें ख्वाबों की ताबीर करना आता था। सुल्तान सर पकड़कर बैठ गए। बड़ी ही देर सोचो बचार के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नजर ना आया। आखिर मायूस होकर सुल्तान उठ गए। उन्हें इस घर से कुछ पता नहीं चल सकता था। इस घर में नामालूम कौन सी कहानी पनप रही थी। लड़का जहाँ से बाहर गया था, सुल्तान भी उसी दरवाजे से बाहर निकल आए। अंदर घर में मामूल की आवाजें आ रही थी। लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ कामों के लिए अम्मी जान की आवाजें लगाकर उस औरत को मुखातिब कर रहे थे। यूं लग रहा था इस घर का रवा रवा औरत खुद है। सुल्तान थके थके कदमों से चलते हुए इस घर से बाहर निकल आई और एक जानिब को चलने लगी। उनका जहन इतना उलझा हुआ था कि वो भूल ही गए कि वो बेस बदले हुए हैं और उन्हें जल्द अपने महल पहुंच जाना चाहिए। अपने ख्यालों में अभी वो जरा ही देर गए थे जो उन्हें अपने पीछे एक खटका सुनाई दिया और औरत के घर का दरवाजा खोलकर कोई बाहर निकला था। सुल्तान जल्दी से एक ओट में हो गए। जब उन्होंने झांक कर देखा तो ये वही नौजवान लड़का था जिसने सुल्तान को खाना पेश किया था। वो घर का दाखिली दरवाजा आराम से बंद कर रहा था। उसके अंदाज में उजलत थी, जैसे वो कहीं जाने के लिए बेचैन था। सुल्तान चौंक गए। ये शख्स इतनी रात को अपने घर से बाहर निकलकर कहाँ जा रहा था? सुल्तान से तो उसने कहा था कि वो यहीं रहता है और ये उसकी माँ का घर है। वजह जानने के लिए जरूरी था कि उसका पीछा किया जाए। सुल्तान जी जान से तैयार थे। इसी काम के लिए तो वो महल से निकल कर आए थे। लड़का तेज तेज कदम उठाते हुए एक जानिब को बढ़ने लगा। ये जाने बगैर के मुनासिब फासले पर इस सल्तनत का सुल्तान भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। लड़के के चेहरे पर छाई फिक्र दूर से भी सुल्तान को नजर आ रही थी। रात की तारीकी में ये दोनों साए एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए बड़ी दूर निकल गए। बस्ती खत्म होगी और बाजार शुरू हो गया। चूंकि रात का वक्त था तो बाजार में इतनी खातिरहा रौनक नहीं थी। दुकानें बंद थी, मगर एक बड़ी सी दुकान के अंदर मशल जल रही थी, जैसे यहाँ कोई मौजूद था। ये लड़का इस बड़ी दुकान के सामने जा रुका। उसने दरवाजे को खटखटाने से पहले अपने आसपास देखा। सुल्तान जल्दी से एक ओट में हो गए। वो ये नहीं चाहते थे
کہ یہ لڑکا انہیں دیکھ لے۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہے تو دکان کا دروازہ بجایا۔ اندر سے کسی بوڑھے شخص کی آواز آئی، کون ہے؟ میرے بیٹے اگر تم ہو تو اندر چلے آؤ اور دروازہ کھلا چھوڑ دو، رات کے اس پہر کوئی نہیں آئے گا، اندر بے حد گرمی ہے، اچھا ہے ذرا تازہ ہوا اندر آ جائے گی۔ یہ آواز سلطان نے بھی بغور سنی تھی کیونکہ وہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ لڑکا اندر داخل ہو گیا اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ سلطان کو لگا کہ ان کی غیبی مدد کی گئی ہے دروازہ کھلا چھوڑ کر، تاکہ اندر جو بات ہو رہی ہے وہ سلطان کو بھی پتہ چل جائے اور انہیں اس کہانی کا راز جاننے میں آسانی ہو۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سلطان اس دکان کے دروازے تک آئے۔ یہ عجیب طرح کی دکان تھی، اندر سے اس میں ایک مکان کی جگہ بھی تھی۔ ایک جانب اس شخص نے اپنا کاروبار بنا رکھا تھا اور دکان کے دوسرے حصے میں ایک پتلی سی گلی کے ذریعے اپنی رہائش گاہ کو منسلک کر رکھا تھا۔ سلطان کو اب سمجھ آئی کہ وہ رات کی اس پہر یہاں کیا کر رہا تھا۔ یقیناً یہ دکان ہی اس کی رہائش گاہ تھی۔ دکان بے حد شاندار تھی جس سے اس کے کاروبار کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک امیر آدمی تھا۔ سلطان نے خود کو ایک جگہ چھپا لیا جہاں سے انہیں لڑکا اور دکان کا مالک صاف نظر آ رہے تھے۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا سا آدمی تھا، مگر جس چیز نے سلطان کو چونکا دیا وہ اس کی عمر نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ اس شخص کے چہرے میں نوجوان لڑکے کی بے پناہ شباہت تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ لڑکا اس بوڑھے شخص کی جوانی کا عکس ہے۔ نہ جانے یہ کیا کہانی تھی۔ سلطان پر گھڑی گزارنا بھی بھاری پڑنے لگا۔ اندر موجود وہ لڑکا اور وہ شخص باتیں کرتے رہے اور چھپ کر ان کی باتیں سنتے ہوئے سلطان گویا منو مٹی تلے دبتے رہے۔ سلطان نے جو کچھ سنا اس کے بعد انہیں یقین آ گیا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے انوکھا فیصلہ ہوگا۔ بھلا ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ آئے روز نئی نئی چیزیں سلطان کے مشاہدے میں آتی تھی، مگر آج اس لڑکے کی باتیں سن کر سلطان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دنیا اپنی تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے۔ کہانی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ سلطان کو مزید کوئی بات جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ انہیں عورت اور اس کے خواب کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ اندر موجود آدمی اور وہ نوجوان لڑکا ابھی تک باتیں کر رہے تھے۔ لگتا تھا لڑکا بڑی ہی فرصت سے اس شخص کے پاس آیا ہے۔ جب سلطان نکلنے لگے تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر جوان لڑکا بڑی ہی عقیدت سے اس بوڑھے شخص کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ سلطان کے دل میں ایک تعصب کی لہر اٹھی اور انہیں اس نوجوان کی قسمت پر افسوس سا ہوا، مگر وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو کچھ ان سے ہوا وہ ضرور کریں گے۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ ایک ضروری کام کرنا نہ بھولے، ایسا کام جس سے کل وہ ساری کہانی کے رازوں کو کھولنے والے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ محل کی جانب تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عورت کل کے دن ان سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے اور دم درود کے لالچ سے ضرور آئے گی۔ کل فیصلے کی گھڑی تھی، بہت سارے کرداروں کے نقاب اترنے باقی تھے۔ سلطان کو جلدی گھر جانا ضروری تھا تاکہ وہ اللہ سے مدد مانگ سکے، جس طرح ہمیشہ نماز پڑھ کر مانگا کرتے تھے۔ اگلے دن کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، ایک ایسی کہانی کا خاتمہ کرنے کے لیے جس نے نہ جانے کتنے کرداروں کو الجھا رکھا تھا۔ سلطان کے سامنے معاملہ اب روزی روشن کی طرح عیاں تھا۔ انہوں نے نماز فجر ادا کی، اللہ سے دعا کی کہ وہ انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی دربار کی رونقیں بحال ہوگی۔ فریادی اپنی اپنی فریاد لے کر داد رسی کے لیے سلطان کے پاس آنے لگے۔ سلطان کو انتظار تھا تو اپنے مخصوص مہمانوں کا جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ آج ضرور آئیں گے، وہ عورت اور اس کی بیٹیاں، کیونکہ سلطان نے اسے صبح ہی پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ آج آ کر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لے اور ساتھ ہی حل بھی اسے بتا دیا جائے گا۔ سلطان کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی دربار فریادیوں سے کھچا کھچ بڑا ہوا تھا جب یہ عورت اپنی بیٹیوں سمیت دربار میں داخل ہوئی۔ اس کا حلیہ آج بھی کل جیسا ہی تھا۔ قیمتی لباس اور زیورات جو اسے امیر گھرانے کی عورت ظاہر کرتے تھے، آج سلطان اس کے امیرانہ حلیے سے متاثر ہونے والے نہیں تھے کیونکہ وہ اصلیت جان چکے تھے اور اب جلد ہی یہ اصلیت اس عورت کے سامنے آنے والی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو داستان وہ سلطان کے سامنے کھولنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، سلطان اس کے پس منظر تک سے واقف ہو چکے تھے۔ یہ عورت اور اس کی بیٹیاں آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں اور باری کا انتظار کرنے لگیں۔ عورت کے چہرے پر بڑا ہی اشتیاق تھا مگر ساتھ میں تھوڑا سا تذبذب بھی۔ سلطان نے کوئی جلد بازی نہ دکھائی بلکہ آرام سے دوسرے فریادیوں کی فریاد سنتے رہے۔ آہستہ آہستہ کر کے دربار خالی ہو گیا۔ عورت بے چین ہو رہی تھی کیونکہ اس کی باری تو آئی تھی مگر سلطان نے خود ہی اسے نہ بلایا اور اس کی جگہ دوسری عورتوں کو بلا کر ان کا مسئلہ سن لیا تھا۔ اب جب فریاد سننے کے لیے اور کوئی نہ رہا تو سلطان نے اس عورت کو آواز دی، میری بہن آگے تشریف لائیے، اب آپ کی باری ہے۔ آپ میرے پاس گزشتہ روز خاص مسئلہ لے کر حاضر ہوئی تھی۔ آپ کا مسئلہ
इस किस्म का था कि मैंने इसे बड़ी महफिल में बताना मुनासिब नहीं समझा। बेहतर यही था कि इसे तन्हाई में आपके सामने पेश किया जाए। इसलिए तशरीफ लाइए ताकि मैं आपको आगाह कर सकूं कि आपके ख्वाब की ताबीर क्या है। ये औरत आगे आई तो सुल्तान ने महसूस किया कि औरत के साथ उसकी 7 नहीं बल्कि 6 बेटियां हैं। वो लड़की जो हामिला थी और उस नौजवान शख्स की बीवी थी, वो उस औरत के साथ आज मौजूद नहीं थी। सुल्तान के पूछने पर औरत ने बताया कि उसकी हामिला बेटी की तबीयत आज ठीक नहीं थी और वो उसे दाई के हवाले करके खुद सिर्फ ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए सुल्तान के पास आई थी। उसके अंदाज में थोड़ी सी उजलत भी थी। सुल्तान को थोड़ा अफसोस सा हुआ कि उन्होंने औरत को इंतजार करवाया, मगर जो बात सुल्तान उसे बताने वाले थे वो बड़े दरबार में बताने वाली थी ही नहीं। अभी ये औरत अपने सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब थी कि अचानक दरबार के दाखिली दरवाजे से कोई और भी अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ये वही मेहमान थे जिसे सुल्तान ने अपने यहाँ आने की आज तक दावत दी थी। वो बूढ़ा शख्स जिसकी दुकान पर कल रात सुल्तान दबे पांव गए थे। दुकान से बाहर निकलने से पहले सुल्तान ने एक काम किया था। वो काम यही तो था कि अपने चेहरे से नकाब उलटकर सुल्तान ने अपना आप उस दुकानदार के सामने वाजे कर दिया था। वो बूढ़ा शख्स और उसका नौजवान बेटा सुल्तान को देखकर हैरान रह गए थे। नौजवान लड़के ने सुल्तान को अपने असली हुलिये में देखते ही पहचान लिया और परेशान भी हो गया था कि उनके घर में मुसाफिर की हैसियत से आने वाला ये शख्स सुल्तान थे। आखिर सुल्तान का मकसद क्या था? दोनों ने कई सवालात किए थे, मगर सुल्तान ने सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें आज के दिन तलब किया था और आज वो नौजवान लड़का उस बूढ़े शख्स के हमरा सुल्तान के दरबार में दाखिल हो रहा था। वक्त अपनी माजी के औराक पलटने वाला था। जैसे ये शख्स आगे आया, इसने सुल्तान को सलाम किया, लेकिन सलाम के साथ ही उसकी जुबान उसके मुंह के अंदर ही कहीं गुम हो गई, क्योंकि उसने सुल्तान के सामने बैठी हुई उस औरत को देख लिया। औरत ने भी जब उस शख्स को देखा तो देखती देखती रह गई। नौजवान शख्स की हालत तो सबसे बुरी थी। उसके चेहरे पर खौफ की एक ऐसी परछाई थी, गोया उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर डाला हो। औरत चंद लम्हे तक उस बूढ़े शख्स की जानिब देखती रही और फिर इंतहाई गुस्सैली नजर उस नौजवान की तरफ डाली और कहने लगी, क्या ये तुम्हारी कोई साजिश है? मैंने तुम्हें अरसा दराज पहले कह दिया था कि अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें इस शख्स के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, मगर आज तुमने हुक्म अदोली की है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, और ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि तुम्हारे आने वाले बच्चे और बीवी के साथ भी तुम्हें कोई ताल्लुक रखने नहीं दूंगी। तुम अब से इसी शख्स के साथ बकिया जिंदगी गुजारना। औरत तहश में ये भी भूल गई थी कि वो सुल्तान के सामने खड़ी है, मगर सुल्तान कुछ नहीं बोले थे। उन्होंने उस औरत को आवाज देकर कहा, खामोश हो जाओ बहन, हम सब यहाँ पर जानना चाहते हैं। तुमने यहाँ आने के बाद कहा था कि तुम बेवा हो और तुम्हारा कोई बेटा नहीं, हालांकि मैं कल रात देख चुका हूँ कि तुम्हारा ये गरीब बेवा वाला हाल नहीं है और ना ही तुम्हारा घर बेटों से खाली है। 3 जवान बेटे तुम्हारी खिदमत पर मामूर हैं। आखिर तुम्हारी दास्तान का पस्से मंजर क्या है? बेहतर यही है कि तुम खुद बता दो, वरना जान तो मैं सब कुछ चुका हूँ। मैं जिस तरह से बताऊंगा वो तुम्हारे लिए किसी तरह काबिल कबूल ना होगा। सुल्तान के लहजे में कुछ ऐसी दहशत और हेबत थी कि औरत दहल कर रह गई। उसने बेहतर यही समझा कि वो सुल्तान की बात का जवाब दे दे। वो चंद लम्हे तक तो तसबसब से इधर उधर देखती रही, फिर आखिरकार जब उसे यकीन हो गया कि अपने और उस बुरे शख्स के रिश्ते का बताए बगैर चारा नहीं है, तो कहने लगी, ए सुल्तान, ये शख्स मेरा शोहर है जिसके मुतालिक मैंने आपसे कहा था कि ये मर चुका है। वजह यह है कि ये जिंदा होकर भी मेरे लिए मुर्दों जैसा है। इसने मेरे साथ बेवफाई की है, मेरी इजाजत के बगैर इसने दूसरी शादी की जिससे इसे ये 3 बेटे हुए। इस शख्स ने मुझे 6 बेटियों का तोहफा दिया। मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे यहाँ कोई बेटा ना पैदा हो सका। वो 6 बेटियां ही मेरी किस्मत थी। मैं फिर भी अपनी किस्मत पर राजी थी, लेकिन जब इसकी दूसरी बीवी का इंतकाल हुआ तो इसने अपने ये तीनों बेटे मेरे सर पर थोप डाले और खुद दूर दराज को निकल गया। कारोबार की गरज से गया था या जिस भी गरज से, मगर मैं जब भी इसके बेटों को देखती मुझे इसकी बेवफाई याद आती। वक्त गुजरता गया, मैंने दिल करा करके इसके बेटों को भी पालना शुरू कर दिया। ये और बात कि मेरे दिल से इनके लिए कभी नफरत ना निकली। मैं शख्स की बेवफाई का बदला इसके बेटों से लेने लगी। मैंने इन्हें तालीम से महरूम रखा, इनकी जायज हक से महरूम रखा, और जब ये जवान हो गए तो मैंने इन्हें काम काज पर लगा दिया। ये मुझे अपनी सगी माँ जैसा समझते हैं, मगर इनकी दी हुई अकीदत और मोहब्बत भी मेरे दिल से इस नफरत को नहीं धो सकती जो मुझे इनकी माँ से महसूस होती थी। ये अपनी सारी कमाई लाकर मेरे हाथ पर रखते हैं, इसके बावजूद भी कभी ये तस्लीम नहीं करती कि ये मेरे बेटे हैं। यही वजह है कि कल आकर
میں نے آپ کے پاس یہی کہا تھا کہ میرے کوئی بیٹے نہیں۔ میرے خواب سے پریشان ہونے کی میری وجہ بھی یہی تھی کہ جب بیٹوں کو میں نے اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، کیا ان کی نیت میں کوئی خرابی ہے؟ اس لیے میں یہ تعبیر جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ اگر ایسا کچھ ہے تو میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں۔ اتنا کہہ کر یہ عورت سانس لینے کے لیے رکی۔ اب سلطان کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ اسے اصل بات بتاتے۔ سلطان نے اس نوجوان لڑکے سے پوچھا کہ آخر وہ چھپ چھپ کر اپنے باپ سے کب سے مل رہا ہے۔ ایک اور بات سلطان کو کھٹک رہی تھی کہ اگر یہ عورت اس لڑکے کی سوتیلی ماں ہے تو اس نے اپنی بیٹی سے لڑکے کا نکاح کیوں کیا؟ یہ نکاح تو جائز ہی نہیں تھا۔ اس بات نے سلطان کو اندرونی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ سلطان چاہتے تھے کہ وہ اس بات کی وضاحت جان لے، اس کے بعد یہ اس عورت کو اس کے خواب کی تعبیر بتائے۔ اس نوجوان نے سلطان سے کہا، اے سلطان، ہماری ماں کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے والد صاحب ہمیں اس خاتون کو سونپ کر خود دور دراز کی سفر پر نکل گئے۔ میں نے بچپن سے ہی اس عورت کو اپنی ماں جیسا سمجھا، مگر بدقسمتی سے انہوں نے کبھی ہمیں اپنا بیٹا نہیں سمجھا۔ میں اور میرے بھائی ان کی خدمت کو سب سے اولین فرض سمجھتے ہیں، دن رات ان کی خدمت کرتے ہیں، جو یہ حکم دیتی ہے انہیں پورا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس خاتون کی یتیم بانجی سے نکاح بھی میں نے انہی کی خواہش کے تحت کیا تھا۔ ان کی وہ بانجی اپنی ماں کے انتقال کے بارے میں ان کے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی خواہش تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں، حالانکہ میں پڑھنا چاہتا تھا، مگر میں نے ان کی خواہش کے پیش نظر نہ صرف نکاح کیا بلکہ اپنی بیوی کو خوش بھی رکھا ہوا ہے۔ جو کچھ کماتا ہوں وہ لا کر ان کے ہاتھ پر صبح دیتا ہوں۔ میری بس واحد خواہش یہی ہے کہ میں اپنے والد سے ملوں، لیکن اپنی ماں کے علم میں لا کر میں اپنے والد صاحب سے نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں چوری چھپے ان سے دکان پر جا کر ملنے لگا۔ والد صاحب سے مل کر میرے دل کو سکون آتا ہے۔ نوجوان کے چہرے پر بڑی بے چارگی تھی، جیسے وہ دو کشتیوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہو۔ ایک طرف اس کا باپ تھا جسے وہ بے حد محبت کرتا تھا، اور دوسری طرف اس کی سوتیلی ماں تھی جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کی طرح اسے پالا تھا۔ مگر نوجوان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اے سلطان، میں نہیں جانتا کہ میری سوتیلی ماں میرے بارے میں اپنے دل سے کدورت کب نکالے گی، مگر میرا دل حقیقتاً انہیں اپنی سگی ماں مانتا ہے۔ صرف اسی لیے میں اپنے باپ کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے حج پر بھیجوں اور اس کے اخراجات میں اٹھاؤں۔ حج پر جانے کے لیے میری ماں کو ایک محرم کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں تو وہ میرے ساتھ حج پر نہیں جا سکتی۔ میری یہ شدید خواہش تھی کہ میری کمائی سے میری ماں حج کی سعادت حاصل کرے، مگر شاید میں اسے کبھی پورا نہیں کر پاؤں گا۔ لڑکا افسردگی سے چپ ہو گیا اور سلطان کو یکدم ان کا جواب مل گیا۔ انہیں خواب میں دکھایا جانے والا اشارہ سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے ساکت کھڑی ہوئی عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، جو خواب تم نے مجھے سنایا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں جلد ہی کوئی خیر کی خبر ملنے والی ہے۔ حالانکہ خواب ظاہری طور پر شرمناک تھا، لیکن میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، اور ایسے خواب دیکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں مگر ان کی اصلیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ خواب روزانہ تمہیں اس لیے دکھایا جاتا تھا تاکہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لو اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے قطع رحمی کو دور کر لو، تاکہ تمہیں وہ خیر دی جا سکے جو تمہارے نصیب میں لکھی ہے۔ حج جیسی عظیم سعادت تمہیں نصیب ہو رہی ہے، وہ بھی اس سوتیلے بیٹے کے ہاتھوں جیسے تم نے کبھی پیار کی نظر سے نہ دیکھا۔ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ اگرچہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ شاید اسے تمہاری یہ ادا پسند تھی کہ تم نے نہ چاہتے ہوئے بھی 4 ایسے بچوں کی پرورش کی جن سے تمہارا قریبی رشتہ نہیں تھا۔ سلطان کی بات پر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ گیا۔ اس کا شوہر بھی بے حد شرمندہ کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، مجھے دوسری شادی کرنے سے پہلے تم سے اجازت ضرور لینی چاہیے تھی، مگر وہ میری وقت کی ضرورت تھی۔ وہ ایک غریب عورت تھی جسے سہارا دینے کے لیے مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر تم عظیم ہو جس نے میرے بچوں کو میرے بغیر بھی سنبھالا اور ان کی اچھی پرورش کی۔ یہ تمہاری ہی نیک تربیت کا نتیجہ ہے کہ میرے بیٹے تمہارے برے سلوک کے باوجود تمہیں اپنی سگی ماں سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ یہ شخص معافی مانگتا رہا مگر عورت خاموش رہی، آنسو بہاتی رہی۔ آخرکار سلطان نے آگے بڑھ کر اس شخص کو خاموش کروایا اور کہنے لگے، برسوں کی دی ہوئی تکلیفیں چند لمحات کے الفاظ سے ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہو اور تم اب بھی اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اعمال سے ثابت کرو۔ اپنی بیوی کو اپنے ذاتی اخراجات پر حج پر لے کر جاؤ اور اسے معاشرے میں وہ جائز مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ اس شخص نے فوراً اسے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ مالدار تھا اور صرف اپنی بیوی کے غصے کے ڈر سے ہی رضامند کی خواہش کا اظہار نہ کرتا تھا، اور عورت اپنے خواب کی تعبیر جان چکی تھی۔ خوش قسمتی سے سلطان کی ذہانت اور عقل مندی سے
उसे अपना खोया हुआ शौहर वापस मिल गया था। जिन बेटियों को वो हमेशा बोझ समझकर पालती रही, उसे अंदाजा हो गया था कि वो बोझ नहीं बल्कि उसका सहारा है। सुल्तान ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उन्होंने इंसाफ के साथ इस मामले का हक अदा किया था। ख्वाब की ताबीर उनकी समझ से बाहर थी, क्योंकि औरत का कोई बेटा ना था। इस महरम रिश्तों से खैर मिलने का उसका कोई दूर दूर तक सबब भी ना था। तो वो परेशान थे कि औरत को ख्वाब की ताबीर क्या बताएं। मगर कहानी खुलने पर हर चीज वाज़ेह हो गई थी और अब सुल्तान दिली तौर पर पुरसकून थे। ये औरत अपने शौहर के हमरा चली गई। इसकी 6 बेटियां भी अपने बाप के वापस आने पर बेहद खुश थीं। इस नौजवान ने जाते हुए सुल्तान के हाथों को चूमा और सुल्तान का बेहद शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से उसका बिखरा हुआ घराना फिर से इकट्ठा हो गया। सुल्तान ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी सल्तनत के अमूर में मसरूफ हो गए। एक रोज बाद ही ये औरत सुल्तान के दरबार में दोबारा हाजिर हुई। इस बार इसके चेहरे की चमक निराली थी। इस बार वो कोई फरियाद लेकर नहीं बल्कि एक अनोखी इतला लेकर आई थी। आते ही उसने सुल्तान से कहा, सुल्तान, अगर आप मेरी आंखें ना खोलते तो शायद मैं अपनी सारी जिंदगी अपने गुस्से और इसमें गुजार देती, लेकिन आपके दुरुस्त फैसले ने मेरे बुरे वक्त को मेरे अच्छे वक्त से बदल दिया। खुदा ने मुझे इस ख्वाब के बदले इतना कुछ दिया कि मैं बयान करने से कासिर हूँ। सुल्तान नासमझी के आलम में उसे देखते रहे और आखिरकार पूछने लगे, ऐ मेरी बहन, खुलकर अपनी बात कहो। बेशक अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है वो हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन क्या कुछ और भी खुशी की खबर ऐसी है जो तुम मुझे सुनाना चाहती हो? वो औरत खुशी से सर हिलाने लगी, कहने लगी, ये सुल्तान, मेरी वो बेटी जो हामला थी उसके यहाँ 2 जुड़वा बेटों की पैदाइश हुई है। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है और अब तो मेरे बेटे की हैसियत से वो मेरी बहू भी है। मेरे घर में अरसे दराज बाद ये खुशी आई है। मैं जो सारी उम्र बेटों के लिए तरसती रही थी, अब पोतों की शक्ल में वो नेमतें पाकर बेहद खुश हूँ। अल्लाह के एहसान के बाद आपका एहसान है कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मेरा घराना मुकम्मल है और मैं बेहद खुश हूँ। जल्दी मैं अपने शौहर के हमरा हज पर भी जा रही हूँ। ये सब कुछ वही तो है जिसकी मैं अरसे दराज से ख्वाहिश करती आई। औरत वाकई खुश थी और उसे खुश देखकर सुल्तान भी मुतमिन हो रहे थे। वो अल्लाह के इंसाफ से बेहद खुश थे और इस बात पर भी उसका दिल तशक्कुर से बढ़ा जा रहा था कि उनकी रियाया अपने हर तरह के मसले उनके साथ बयान कर सकती है और अल्लाह ने उन्हें इतनी सलाहियत दी है कि वो अपनी आवाम के मसाइल हल कर सकते थे। मस्जिद से मौज़िन की आवाज़ बुलंद हो रही थी। सुल्तान ने औरत को खुशदिली से रुखसत किया और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। दोस्तों, आज की इस वाक़ये के बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और रोज़ाना एक नया सच्चा वाक़या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।